यूपी में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का घमासान जारी है। ऐलान के बाद से ही चुनावी दलों ने ताल ठोकनी शुरू कर दी है। सभी दल 7 सीटों को जहां जीतने का दम भर रहे हैं, पर सत्ता पर काबिज बीजेपी किसी को भी सेंधमारी का मौका नहीं देना चाहती। 3 नवंबर को 7 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके लिए सभी दलों के योद्धाओं ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। प्रचार भी शुरू हो चुका है। सब जानते हैं, यूपी में 22 के दंगल से पहले 20 का यह उपचुनाव सभी दलों की परीक्षा के साथ 22 का सेमीफाइनल है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव का घमासान जारी है। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले का यह चुनाव सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए कड़ी परीक्षा है। बीजेपी के पास इन खाली 7 में से 6 सीटें हैं। इस समय प्रदेश में कोरोना संकट, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारी और हाथरस कांड के बाद होने जा रहे उपचुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हैं। उपचुनाव के नतीजों से सियासी दलों के प्रति मतदाताओं का रुख का पता चलेगा। इन उपचुनाव में बीजेपी की साख दांव पर लगी है और सीएम योगी ताबड़तोड़ प्रचार में लगे हुए हैं। उपचुनाव का घमासान जारी, दांव पर बीजेपी की साख। एसपी बीएसपी ने भी झोंकी ताकत। प्रदेश की सभी बड़ी पार्टियों के साथ छोटे दलों ने भी अपने प्रत्याशियों का नामांकन कर दिया। बीजेपी ने सभी सीटों के लिए अपने कार्यकर्ताओं और 2 दिवंगत नेताओं की पत्नियों को मैदान में उतारकर इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की है। सभी सीटों पर अलग अलग समीकरण काम कर रहे हैं। जौनपुर का सियासी घमासान। जौनपुर जिले की मलहनी सीट समाजवादी पार्टी के पारसनाथ यादव के निधन के चलते खाली हुई है। एसपी को यह सीट बरकरार रखने की चुनौती है। एसपी ने मलहनी सीट से पारसनाथ के पुत्र लकी यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीजेपी से मनोज सिंह उनके सामने है। बीएसपी ने जयप्रकाश दुबे और कांग्रेस ने राकेश मिश्र को मैदान में उतारकर समीकरण उलझा दिया है। इस सीट पर 2 बार विधायक रहे धनंजय सिंह भी मैदान पर ताल ठोककर लड़ाई को रोचक बना रहे हैं। बात करते हैं बांगरमऊ सीट की। बांगरमऊ सीट बीजेपी के लिए चुनौती। उन्नाव की बांगरमऊ सीट बीजेपी से विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर की सदस्यता जाने के चलते खाली हुई है। यह सीट बरकरार रखना बीजेपी के लिए चुनौती है। बीजेपी ने यहां से उन्नाव के पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीकांत कटियार को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने सुरेश कुमार पाल और बीएसपी ने महेश प्रसाद को टिकट दिया है। कांग्रेस ने बांगरमऊ से आरती वाजपेयी को प्रत्याशी बनाया है। बात अगर टूंडला विधानसभा सीट की करें तो टूंडला विधानसभा सुरक्षित सीट का दंगल दिलचस्प है। फिरोजाबाद की टूंडला सुरक्षित सीट योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है। काफी दिनों से खाली इस सीट पर बीजेपी ने प्रेमपाल धनगर को मैदान में उतारा है। इनके सामने समाजवादी पार्टी के महराज सिंह धनगर चुनाव मैदान में है। बीएसपी ने संजीव कुमार चक को और कांग्रेस ने यहां से स्नेहलता को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कानपुर की घाटमपुर सीट की अगर बात करें तो इसका दिलचस्प घमासान है। बीजेपी ने यहां से कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र पासवान को प्रत्याशी बनाया है। एसपी ने 2017 के चुनाव में इंद्रजीत कोरी पर दांव खेला है। बीएसपी ने कुलदीप कुमार संखवार को और कांग्रेस ने कृपाशंकर को टिकट दिया है। देवरिया सदर का दंगल। देवरिया सदर विधानसभा सीट बीजेपी के विधायक रहे जन्मजय सिंह के निधन के चलते खाली हुई है। यहां पर सभी प्रमुख दलों ने ब्राह्मण प्रत्याशियों पर दांव खेला है। बीजेपी ने सत्यप्रकाश मणि को टिकट दिया है। एसपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे ब्रह्माशंकर त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया गया है। बीएसपी ने यहां से अभयनाथ त्रिपाठी, जबकि कांग्रेस ने मुकुंद भास्कर मणि त्रिपाठी को चुनाव में उतारा है। दिवंगत जन्मजय के बेटे यहां पर बीजेपी से बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं। वही बात बुलंदशहर की करें तो बुलंदशहर का सियासी गणित कहता है बीजेपी ने यहां से सिरोही की पत्नी उषा सिरोही को प्रत्याशी बनाया है। एसपी ने इस सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन किया है। रालोद ने प्रवीण सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। बीएसपी से मोहम्मद यूनुस और कांग्रेस से सुशील चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। नौगांवा सादात सीट का मुकाबला। इस सीट पर बीजेपी ने दिवंगत मंत्री चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान को टिकट दिया है। इनका मुकाबला एसपी के सैयद जावेद अब्बास, बीएसपी के मोहम्मद फुरकान अहमद और कांग्रेस के कमलेश सिंह से है। उपचुनाव से साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव का रुख पता चलेगा। बीजेपी के सामने अपनी सीटों को बचाने की चुनौती है तो विपक्षी दलों को उससे सीट छीनने की। प्रदेश की राजनीति में ये उपचुनाव एक बड़ी लकीर खींचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सबसे ज्यादा चुनौती बीजेपी के लिए, क्योंकि उन्हें अपनी सीटें बचानी है, यानी कि खोने की स्थिति में भी। अनुज हमारे साथ बांगरमऊ सीट से जुड़े हुए हैं। अनुज, जब हम बांगरमऊ सीट का जिक्र करते हैं, कुलदीप सिंह सेंगर क्योंकि वो निष्कासित है और उसके बाद ये सीट खाली होती है, अब
उन्नाव प्रकरण कोई नहीं भूला, उसके बाद से जिस तरह के स्टेटमेंट्स रहे, वहां पर जमीन पर किस तरह का आप रण देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने यहाँ पर एकमात्र प्रत्याशी जो ब्राह्मण है वो उतारा है। इसके साथ ही जो दूसरे दल है, भाजपा की बात करें तो उन्होंने श्रीकांत कटियार को, जबकि सपा ने सुरेश पाल को, बसपा ने महेश पाल को उतारा है। और हम बात करें अगर जातिगत समीकरण की, तो यहाँ पर जो जातिगत समीकरण है, पिछड़ा वर्ग का वोट यहाँ पर ज्यादा है, जिसको लेकर जो कांग्रेस है उसने केवल अपने ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारा है। वही जो लोग हैं उन पर जो एक ठाकुर वर्ग के विधायक थे कुलदीप सिंह सेंगर, जन प्रसिद्ध थे और उनका यहाँ पर 50 साल बाद भाजपा ने ये सीट जीती थी। आपको बता दें, जिस तरह से भाजपा ने ये सीट जीती, उस तरह से इस सीट को बचाए रखना भी भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती है। वहीं विपक्षी दल जो है इसको लेकर पूरे जोर आजमाइश कर रहे हैं और लगातार उनका प्रयास है किसी ना किसी तरह से ये जो सीट है इनके पल्ले में आ जाए। यहाँ पर अभी तक जो देखना जा रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और ये जो कांटे की टक्कर है, इसको लेकर जो मतदाताओं के बीच प्रत्याशी हैं वो ज्यादा से जा रहे हैं। इसके साथ ही जो स्टार प्रचारक हैं वो भी जनता के बीच में मौजूद है। अगर हम बात करें भाजपा की, तो यहाँ से मंत्री महेंद्र सिंह आए थे, कल मंत्री मोहसिन रजा आए थे। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी यहाँ पर पार्टी प्रत्याशी के साथ मीटिंग की थी। इसके साथ ही अगर कांग्रेस की बात की जाए तो प्रमोद तिवारी ने यहाँ पर ताल ठोकी थी और यहाँ पर मीटिंग करके उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र दिए थे। वहीं सपा से सुनील सिंह साजन कमान संभाले हुए हैं। अगर बसपा की बात की जाए तो भीमराव अंबेडकर जो एमएलसी हैं वो यहाँ पर कमान संभाले हुए हैं और प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। जी जीनत, ठीक, तो यहाँ पर किस तरह की ग्राउंड पर स्थिति है वो हमारे सहयोगी अनुज ने बताया। हम टुंडला का रुख करते हैं। प्रचार प्रसार भी तेजी से शुरू हो चुका है, मुख्यमंत्री ने खुद कमान संभाली हुई है। अरविंद, ग्राउंड पर क्या स्थिति है? बीजेपी बचा पाएगी अपनी ये सीट, क्या नजर आ रहा है? जीनत, मैं आपको बता दूं, ये टुंडला विधानसभा सीट जो है एसपी सिंह बघेल के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। तो यहाँ लगातार भाजपा अपनी साख बचाने के लिए और अपनी सीट बचाने के लिए प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री से लेकर नीचे के प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, तमाम नेता लगातार यहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं। कल भी यहाँ योगी जी आए थे, उससे पहले मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा सहित अन्य नेतागण यहाँ लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि अपनी सीट उनको बचानी है। वहीं सपा से महाराज सिंह धनगर को प्रत्याशी बनाया गया है और बसपा से संजीव चक को प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन कांग्रेस की इस नेता बबली का पर्चा निरस्त कर दिया गया था। इसलिए तीनों में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी, तो मुकाबला देखने को मिल रहा है। उमाशंकर भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। उमाशंकर, देवरिया की स्थिति क्या है अभी? देखिए 337 देवरिया विधानसभा में सीट जो उपचुनाव होने जा रहा है, बहुत दिलचस्प उपचुनाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी तकरीबन आधा दर्जन मंत्री जो है इस पूरे अपने सदर विधानसभा सीट को जीतने के लिए जूझे हुए हैं। आज खुद जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह यहाँ पे एक छोटी सी बैठक की। इसके अलावा जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी कैंप कर रहे हैं, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ऑलरेडी पहले से कैंप कर रहे हैं, वहीं जयप्रकाश निषाद कैंप कर रहे हैं। हालांकि जो दिलचस्प मुकाबला वो होगा वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलेगा। लेकिन लोगों का यहाँ साफ कहना है चुनाव 4 जो ब्राह्मण कैंडिडेट है उनके बीच खेला जा रहा है, लेकिन जो चुनाव जीतेगा वो कोई ना कोई त्रिपाठी होगा। हालांकि समाजवादी पार्टी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी को यहाँ से चुनाव से उतारा है। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी ने एक शिक्षक जो सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी को उतारा है। वहीं कांग्रेस ने मुकुंद मणि भास्कर मणि त्रिपाठी को उतारा है और बहुजन समाज पार्टी ने अभय मणि त्रिपाठी को उतारा है। तो ये जो देखा जा रहा है कि जो ब्राह्मण बाहुल ये विधानसभा मानी जाती है उसमें चारों जो प्रमुख प्रत्याशी हैं वह जो है ब्राह्मण
जात से आते हैं। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार हैं, जिनके वजह से यहाँ चुनाव हो रहा है, स्वर्गीय जन्मेजय सिंह के निधन के बाद जो चुनाव हो रहा है, उनके लड़के को ऐन वक्त पे टिकट काट दिया गया है, हालांकि वो बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। आपके पास आती हूँ, मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो सीट है मनोज, जब हम जौनपुर का जिक्र करते हैं, मल्हनी स्पेशली सीट का जब हम जिक्र करते हैं, ये एक ऐसी सीट जो सपा के खाते में है, तो यहाँ की जो फाइट है और क्या इश्यूज हैं वो आप हमें बताइए। देखिए, जिस तरीके की अगर हम बात करें जौनपुर की जो मल्हनी सीट है, उस तरह से सपा की कुनबा माना जाता है जब ये चुनाव आता है विधानसभा की। तो पारसनाथ यादव जो विधायक रहे हैं, उनके निधन के बाद ये सीट खाली चल रही थी। आयोग चुनाव कराने जा रहा है, आगामी 3 नवंबर पर इसके वोट डाले जाएंगे। इसके जो मुद्दे हैं वो आज भी वो मुद्दे बरकरार। ठीक, मैं आपके पास आऊंगी। तो ये जो सीट है इसका चुनाव भी बड़ा दिलचस्प रहेगा। उमाशंकर, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। बात कर रहे थे कि ये बात यह है कि जो देवरिया उपचुनाव होने जा रहा है जो विधानसभा का, उसमें 4 जो प्रमुख जो प्रत्याशी हैं वो ब्राह्मण जात से आते हैं। वो जो चारों पार्टियां हैं वो भी ब्राह्मण कैंडिडेट को उठाई हैं। तो सबसे बड़ी बात है, जो देवरिया का उपचुनाव होने जा रहा है, जो ये सीट है वो टोटल ब्राह्मण बहुल क्षेत्र में माना जाता है। इसलिए सभी पार्टियां जो है अपने कैंडिडेट जो उतारे वो ब्राह्मण है। लेकिन जो दिलचस्प मुकाबला होगा वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच होगा। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे एक राजनीति विभाग के प्रोफेसर और हेड रहे संत विनोबा डिग्री कॉलेज के, उनको मैदान उतारा सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी। वो हालांकि जो बताया जाता है वो एक जमीनी नेता है, वही ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी पुराने खिलाड़ी माने जाते हैं राजनीति के, और वो जो है इस उपचुनाव को लड़ रहे हैं, वो भी ब्राह्मण जात से आते हैं। तो एक प्रकार से जो देखा जा रहा है कि जो ब्राह्मण बाहुल इलाका है वहां ब्राह्मण प्रत्याशी किस प्रकार से अपनी राजनीति बिखेरेंगे, तो आने वाला 10 नवंबर बताएगा। लेकिन उसके पहले जो है देवरिया जनपद जो ये उपचुनाव होने जा रहा है उसमें 3,77,147 मतदाता हैं, जो 342 बूथों पर मतदान का प्रयोग करेंगे। और जो राजनीति की जो विसाख बचाई जा रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी नेता जो यहाँ पे कैंप कर रहे हैं, बड़े नेता खास करके अभी देखिए यहाँ प्रतापगढ़ के सांसद जो है संगम लाल गुप्ता आ चुके हैं, वहीं चित्रकूट के एक विधायक आ चुके हैं, और इसके अलावा जो मंत्री हैं सतीश चंद्र द्विवेदी कई दिनों से कैंप किए हैं। सूर्यप्रताप शाही का ये गृह जनपद माना है ही। इसके अलावा जो पशुधन राज्य मंत्री है जयप्रकाश निषाद जी, उनका भी गृह जनपद माना जा रहा है। तो ये 3 या 4 जो मंत्री हैं वो लगातार इस जनपद में कैंप किए हुए हैं। किसी भी प्रकार भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को अपने कब्जे में करना चाहती है, लेकिन उनके सामने जो सबसे बड़ी मुश्किल होगी। ठीक, आप सभी से बातचीत करके बहुत शुक्रिया। फिलहाल अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो कुल मिला के बेशक से 1.5 साल के लिए ये विधायक बनेंगे, लेकिन मैसेज इस चुनाव की जीत के बाद जो जाएगा वो 2022 में माइलस्टोन साबित जरूर होगा। एक छोटे से ब्रेक ले रुकने, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया है। प्रदेश में 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क शुरू किया गया है। इन थानों में महिलाओं से संबंधित समस्याओं पर फौरन कार्रवाई की व्यवस्था होगी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा है कि सरकार सभी बेटियों को सुरक्षा और सम्मान प्रदान करेगी और इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि नारी गरिमा पर सवाल उठाने वाले कटघरे में हैं और एक समय सीमा के अंदर हम आरोपियों को सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हेल्प डेस्क पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों से संवाद भी किया। और इतना ही नहीं, प्रदेश में 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क शुरू किया गया। लखनऊ में सीएम योगी ने इसका शुभारंभ किया। हम 4 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। पहली रायबरेली, फिर नोएडा, बहराइच और वाराणसी। बालक और बालिकाओं को दोनों को इसके बारे में अवगत कराना, इसके बारे में उन्हें जागरूक करना और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें इन सब के प्रति संवेदनशील बनाना भी। दूसरा, शासन स्तर पर अनेक कार्यक्रम इस देश से संचालित हो रहे हैं, जैसे वीमेन पावर लाइन है 1090। इसकी जानकारी सामान्यतः लोगों को नहीं होती है। हर एक संस्थान में इनके नंबर और किन
परिस्थितियों में कौन से नंबर पे डायल करना है, इसकी जानकारी होनी भी आवश्यक है। हम हर एक अगले चरण में हम लोग तहसीलों में जा रहे हैं, इसके बाद औद्योगिक संस्थानों में हम लोग इसको लेकर के जाएंगे, स्कूल कॉलेजेस में लेकर के जाएंगे। यानी स्कूल कॉलेजेस की मान्यता सरकार इस आधार पर देती है कि वो बालिकाओं के लिए वहां पर अलग से कोई कॉमन रूम है या नहीं है। मैंने पिछले 7 दिनों के अंदर देखा है कि जो लोग तिल को ताड़ बना करके समाज को, देश को, नारी गरिमा को किसी न किसी रूप में अपमानित करने का कार्य करते थे, वे स्वयं कटघरे में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पिछले 1 सप्ताह के अंदर अनेक प्रकार की रचनात्मक और सृजनात्मक सोच समाज के अलग अलग तबके के माध्यम से हमें देखने को। खेती को फायदे का सौदा भी बनाया जा सकता है, बशर्ते इसमें आधुनिक तौर तरीके और तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, जैसे बस्ती के किसानों ने किया। कैसे बनी खेती फायदे का सौदा, हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए आप। और इसके बाद आए दिन किसानों की आर्थिक तंगी की खबरें आती रहती हैं और इसकी मुख्य वजह होती है कभी फसलों का खराब होना, कभी फसलों का सही दाम न मिलना, कभी खराब बीज वगैरह वगैरह। लेकिन बस्ती के बंजरिया इलाके और इसके आसपास के किसान अब उच्च गुणवत्ता वाले फल और सब्जी उगा रहे हैं। इतना ही नहीं, वे अपनी फसलों को विदेशों में भी बेच सकेंगे। इसके लिए बस्ती में भारत और इजराइल के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार किया गया है, जहां से इन किसानों को अच्छी क्वालिटी वाले पौधे मिल रहे हैं, जिनसे इनका उत्पादन भी बढ़ रहा है। नहीं, कई लोग ले गए थे, लगाए थे, अच्छा खासा फरा था, फल आया था उसमें, तो वही सोच के हम भी आए हैं आज। तो यहाँ आने पे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम बगैर केमिकल के सब पौधे यहाँ मिलते हैं और ये अच्छी चीज़ है। किसान इस सेंटर से शिमला मिर्च से लेकर आम, पपीता, केला, अनार तक के पौधे लेकर जा रहे हैं। उद्यान निरीक्षक ने बताया कि कैसे इस सेंटर और किसानों द्वारा उगाए गए पौधों में अंतर होता है। यही कि ये मतलब जैसे उत्तर प्रदेश का पूरा सबसे बड़ा ये बंजरिया फार्म है, तो सोचे यहाँ पर सब कुछ मिलता है, अच्छा मिलता है, तो यही सब सोचकर खरीदने आए। यहाँ पर शिमला मिर्च का हम लोग पौधा खोज रहे थे। हमारे यहाँ जो हाईटेक वेजिटेबल में जो है पौधे तैयार किए जाते हैं, वो जो है 25 से 30 दिन में जो है रोपण योग्य हो जाते हैं। और जो है बाहर किसान पौधा तैयार करता है तो उसमें जो है टाइम ज़्यादा लगता है। पारंपरिक खेती अब मुनाफे का सौदा नहीं रही, इसलिए जरूरी है कि खेती में विज्ञान और तकनीक का तरीका अपनाया जाए और खेती को मुनाफे का सौदा बनाया जाए, जैसे बस्ती के किसानों ने बनाया। न्यूज़ 18 के लिए बस्ती से हिफ्जुर रहमान की रिपोर्ट। तो तकनीक और तौर तरीकों से बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है। रंग बिरंगे गलीचों, कपड़ों और तमाम तरह की कलाकृतियों से नोएडा का सेक्टर 33 गुलजार है। मौका है शिल्पोत्सव का। कैसा और क्या है इस शिल्पोत्सव में खास, चलिए देखते हैं। कोरोना की वजह से तमाम तरह के आयोजनों पर भी ग्रहण लग गया है और अब धीरे धीरे बाजार में रौनक भले ही लौटने लगी है, लेकिन कोरोना का साया फिर भी मंडरा रहा है। इसी के बीच नोएडा के सेक्टर 33 में पर्यटन को बढ़ावा देने और शिल्पियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शिल्पोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 17 से 25 अक्टूबर तक चलेगा। यहाँ पर 100 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं और पूरे देश के दुकानदारों ने इसमें अपने स्टॉल लगाए हैं। करते हैं और हमारा मेनली गर्ल्स का ही है, ड्रेसेस हैं, टॉप्स हैं, शर्ट्स हैं और अभी तो मेंस कुर्ते भी आए, शर्ट्स भी आए हैं। कोरोना के चलते फिलहाल इस शिल्पोत्सव में हर साल की तरह रौनक तो नहीं है। इससे स्टॉल लगाने वाले कुछ निराश हैं, लेकिन उम्मीद भी जताई है कि धीरे धीरे लोग आएंगे। इस प्रदर्शनी में राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित शिल्पकार भी शामिल हुए और अपने अनुभव साझा किए। मैं मिट्टी के पॉट बनाता हूँ, हर तरीके खाने पीने के बर्तन, मिट्टी के दिए, थाली, डेकोरेशन पॉट, लैंप, वाज, एनिमल्स, प्लांटर के लिए काफ़ी अदर आइटम है हमारे पास में और हमने सारा कुछ यहाँ पे लगाया हुआ है। मुझे राष्ट्रपति के द्वारा 2009 में मैं टेबलू पे था झांकी में, 26 जनवरी की झांकी में मुझे प्रतिभा पाटिल जी ने सम्मानित किया था और उसके बाद 2011 में मुझे नेशनल अवार्ड मिला और प्रणब मुखर्जी हमारे देश के राष्ट्रपति थे जब, उन्होंने हमें सम्मानित किया। तो आप भी वक्त निकालिए और शिल्पोत्सव में शिल्पकारों की कलाकारी का नमूना देखिए, लेकिन याद रहे कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। अमित सिंह, न्यूज़ 18,
नोएडा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।